जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए एक ऐसा पूरा एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट जो आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों जरूर देखना चाहिए। आखिर ये मॉक टेस्ट आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जीके जीएस को कवर अप किया है, सब कुछ, यानी कि इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, उसके अलावा हिंदी के क्वेश्चंस भी होंगे, मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, मैथ्स में डीआई भी होगी, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे और एक गद्दांश भी साथियों लाया हूं अच्छा सा आपके लिए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो आपके सामने से साथियों गुजरेगी। लगभग 40 से 45 मिनट की आपकी ये वीडियो होगी। तो आप इन सभी सवालों को साथियों तैयार कर लीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना आता है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जाते हैं। देखिए पहला सवाल है, कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो ये साथियों 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। और ये संशोधन साथियों कब लागू किया गया था? तो 1993 में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये साथियों 1995 में की गई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो साथियों सबसे अधिक बाघ जो पाए जाते हैं ना, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो लोथल आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि भारत के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? इस सवाल की अगर बात करें तो साथियों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत साथियों नियुक्त होते हैं? तो राज्यपाल की अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 155 के तहत साथियों इनको नियुक्ति दी जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता ये कब किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। 1998 में तो नहीं साथियों, 2001 में ये काम किया था। कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता किया था 2001 में। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था? तो योजना आयोग को पता किसने समाप्त किया साथियों? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और योजना आयोग के स्थान पर क्या आया ये आपको बताना है। कौन सा आयोग आया? नरेंद्र मोदी ने कौन सा आयोग फिर शुरू किया? किस भारतीय शहर को स्पेस सिटी साथियों कहा जाता है? तो स्पेस सिटी क्या पुणे को, हैदराबाद को नहीं साथियों, बेंगलुरु को ही स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है, बताइए। तो अगर आपका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि भारत का पहला उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये क्या 1972 में किया गया था? नहीं साथियों, 1975 में किया गया था। आर्यभट्ट नाम का ये पहला उपग्रह था साथियों। किस भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिल भाषा को साथियों भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अपना भारत की जनसंख्या साथियों सबसे ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? मैं कहूंगा 1935 का अधिनियम था, जिसके तहत साथियों भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी? तो इन्होंने साथियों इसकी स्थापना बर्लिन में नहीं, जापान में नहीं, सिंगापुर में की थी। तो सिंगापुर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी के सभी मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं और बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो तुरंत आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर आप डेली इन वीडियोस के क्वेश्चंस को तैयार करोगे तो ये समझ लीजिए इतना स्कोर आपका आ जाएगा, इतना स्कोर आ जाएगा कि आप इस पेपर को साथियों एक अच्छे नंबर के साथ पास कर डालो, यानी कि एक अच्छा स्कोर कार्ड आपके हाथ में आ पाए, ताकि आपके लिए फ्यूचर में साथियों गवर्नमेंट जॉब में मदद कर सके, है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सेक्युलर शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये साथियों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है सेक्युलर शब्द, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ना किसे नियुक्त किया जाता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष साथियों कौन होता है ना?
तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होते हैं। मैं कहूंगा नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछता तो प्रधानमंत्री बता देते। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। केरल राज्य की अगर बात करें तो इस राज्य को ही भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष में साथियों किया गया था, तो 1915 में तो नहीं, 1917 में किया गया था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कौन थी साथियों, इंदिरा गांधी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में तो सातों 6 मौलिक अधिकार हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, एक बार मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। लाल किला किसने बनवाया था, तो अगर आपका जवाब क्या है साथियों, शाहजहां अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, बिल्कुल बना, कब बना, 1945 में बना, बिल्कुल सही साथियों। आप लोगों को याद रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो 1945 में बना था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो यकृत आपको बता देना है, लीवर आपको साथियों बता देना है। उसके बाद देखिए महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था, महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था मुझे बताइए, तो 18 दिन तक चला था, बिल्कुल सही साथियों। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन तक चला था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर बात करें साथियों कौन सा है, तो आपको याद रखना है माजुली नदी द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है मुझे बताइए, तो गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला सवाल देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है मुझे बताइए, तो जोग जलप्रपात की अगर बात करें तो ये साथियों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप लोग याद रखेंगे। काकोरी कांड कब हुआ था साथियों बताइए, काकोरी कांड 1921 में, 1923 में, 1925 में, मैं कहूंगा 1925 में हुआ था साथियों काकोरी कांड। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब हुई थी, वो डेट आपसे पूछी जा रही है, तो हुई तो 2023 में थी, लेकिन डेट क्या थी, 23 अगस्त 2023 थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है मुझे बताइए, तो यकृत ये काम करता है, फेफड़े ये काम करता है, नहीं साथियों गुर्दों का ये काम होता है कि जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि शून्य का आविष्कार साथियों किसने किया मुझे बताइए, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या वारामिहिर ने, तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट की अगर बात करें तो शून्य का आविष्कार किया था। वैसे शून्य के आविष्कार में ब्रह्मगुप्त का भी योगदान है, तो अगर कभी भी आर्यभट्ट ऑप्शन में ना आए तो ब्रह्मगुप्त आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक जनजातियां आपसे पूछी जा रही हैं, तो सबसे अधिक जनजातियां कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, तो साथियों सबसे अधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है मुझे बताइए, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना वो शक संवत है। क्या है साथियों, शक संवत पर आधारित है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहां से ली गई है मुझे बताइए, तो ये साथियों पता कहां से ली गई है, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है ना। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार, मूल अधिकार ये अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था मुझे बताइए, तो ये साथियों देखिए ये गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर डेट थी, और वर्ष कौन सा था, तो 2014 थी। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि गांधी जी का सपना था ना स्वच्छ भारत का, इसलिए उनकी याद में उनकी जयंती पर ही स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि रानी पद्मिनी
को पाने के लिए किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो साथियों किसने ये काम किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, रावण किस गोत्र से संबंधित था, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको लगा देना है साथियों पुलस्त। क्या? पुलस्त्य आपको लगा देना है, रावण इस गोत्र से संबंधित था। अगला सवाल देखिए, आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों नंदन नीलकेणी था। नंदन नीलकेणी ही आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो अगर आपका जवाब साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है तो आपका जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि इनको ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थी? देखिए, अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम सरोजिनी नायडू था। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, मुझे बताइए। तो बिहार की जीवन रेखा साथियों गंडक नदी को कहा जाता है। किस रेखा को, किस नदी को? मैं कहूंगा गंडक नदी को ही साथियों बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर बात करें, ये कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में है साथियों। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या साथियों कितनी है, मुझे बताइए। तो देखिए 550 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। कितनी होनी चाहिए साथियों? 550 होना चाहिए, क्योंकि दो आंग्ल वाले तो अब हट चुके हैं, इसलिए आंसर आपका 550 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सही नहीं लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो 352 अगर आपका जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो आपका जवाब सातु बिल्कुल सही हो जाएगा। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है सातु 1925 में ही काकोरी कांड हुआ था। राइट आंसर आपका सी होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई सातु मुझे बताइए। देखिए, अब हिंदी के सवालों को भी तो देख लीजिए, क्योंकि हिंदी के भी तो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, 50 सवाल आएंगे हिंदी के सवाल, है ना। चलिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आप लोग अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको साथियों संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कारक आपसे पूछा जा रहा है। बस से पाठशाला जाते हैं, अलगाव नहीं हो रहा है, बस और बच्चों का मिलन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कर्ण कारक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग है? तो हरिणा का साथियों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, हरिणी हो जाएगा या हरिणी हो जाएगा, गलत, हिरणी हो जाएगा, हिरणी हो जाएगा। मैं कहूंगा हरिणी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य की अगर बात करें, शर्म के मारे चुप हो गया, है ना, शर्म के मारे चुप हो गया, इसका आपको इस मुहावरे से व्यक्त होता है। क्या व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो जाना, यानी कि आकाश पाताल करना नहीं, अपना समूह लेकर रह जाना। हाँ, अपना उल्लू सीधा करने वाला या उल्टी गंगा बहने वाला। मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका बी होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, तो अब साथियों देखिए, आप सभी को पता है कि रीजनिंग के आपके पूरे के पूरे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं साथियों आपके लिए 5 सवाल ले आया हूं। जैसे कि हिंदी के 5 सवाल, तो हिंदी के 5 सवाल मैंने करवाए। रीजनिंग के 5 सवाल एग्जाम में आएंगे, तो रीजनिंग के 5 सवाल करवाऊंगा। उसके बाद 5 सवाल मैथ के करवाऊंगा, और फिर डीआई वगैरह के भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस पासे का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर आएगा। देखिए 3 कहां पर है, एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है ना। और अगर बात करें देखिए 1 2 यहां पर है और 2 यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो एक काम आप साथियों ये कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक काम आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 का विपरीत आपको बताना है, तो 2 यहां पर भी है और साथियों 2 यहां पर भी है, ठीक है ना। अब 2 जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप 2 लिख लेंगे। एक ये वाला 2 लिख लिए, एक हमने ये वाला 2 लिख लिया। अब देखिए क्लॉकवाइज अगर हम चले, 2 के बाद 3 है और फिर 1 है, तो साथियों यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर चलिए क्लॉकवाइज, 2 के बाद 6 है और 4 है, तो साथियों 2 के बाद 6 है और यहाँ पर 4 है। तो अब आपको दिख रहा होगा
कि 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत आपसे पूछा गया है 6 है, तो मैं कहूंगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। और दूसरी बात अगर बात करूं कि देखिए 3 का यहां पर है 3 और 3 यहां पर है, तो 3 का विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकता, 2 कट हो जाएगा। और 3 का विपरीत 2 और 4 भी नहीं हो सकता, इसलिए 4 कट जाएगा। बचा 5, 5 भी नहीं होगा, तो मैं कहूंगा 6 हो जाएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको सातों सवाल को करना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। करके कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। कथनों के अनुसार आपको करना है काम और फिर बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि सभी बर्गर केक है, तो सातों जितने भी बर्गर हैं वो सभी बर्गर जो है ना वो केक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या बना लिए, ये सातों हमने यहाँ पर बर्गर बना लिए, है ना। ये कह रहे कि सभी बर्गर क्या है, सभी बर्गर यहाँ पर केक हैं, तो सभी बर्गर केक हो गए। कह रहे कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, कुछ मिठाइयाँ है ना, कुछ मिठाइयाँ फल है और सभी मिठाइयाँ बर्गर है। अच्छा, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो मैं कहूँगा बर्गर के अंदर ही तो आएंगी मिठाइयाँ, बर्गर के अंदर ही तो आएंगी मिठाइयाँ। और यहाँ पर कह रहे थे कुछ मिठाइयाँ, मान लेते साथ, तो इतनी मिठाइयाँ, ये इतनी इतनी मिठाइयाँ क्या हो जाएंगी, फल हो जाएंगी। तो ये तो आपके बन गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहने के कुछ फल बर्गर हैं, कुछ फल बर्गर हैं, बिल्कुल इतने फल बर्गर हो जाएंगे, ये बात सही है। कुछ केक मिठाइयां हैं, मैं कहूंगा कुछ केक मिठाई, बिल्कुल इतनी केक मिठाइयां हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथों आपकी स्क्रीन पर है। कहने की एक निश्चित कूट भाषा में FUTILE को UFITEL लिखा जाता है और SELDOM को ESDLMO लिखा जाता है, तो CORTEXO क्या लिखा जाएगा। आपने एक चीज ध्यान नहीं दी साथियों, जो यहां पर लेटर आ रहे हैं वही लेटर आपके यहां पर आ रहे हैं और जो लेटर यहां पर आ रहे हैं वही लेटर यहां पर आ रहे हैं, यानी कि इन लेटर्स की मदद से ही ये सारी चीजें बनाई गई। देखिए अब यहां पर जैसे अगर यहां पर FU लिखा हुआ है तो यहां पर उल्टा कर दिया UF, यहां पर TI लिखा है तो यहां पर IT कर दिया और यहां पर LE लिखा है तो यहां पर EL कर दिया। और ऐसे ही साथियों आप यहां पर देखेंगे, है ना, LD का DL कर दिया, तो ऐसे ही यहां पर कर लीजिए। CO है ना तो OC कर लीजिए, RT है तो TR कर लीजिए और यहां पर XE कर लीजिए। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में, OCTRXE, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे के LMNOPQ परिवार एक कॉलोनी के एक पंक्ति में बने घरों में रह रहे हैं। यानी कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो साथों मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग हमने यहाँ पर बना लिए, है ना। और अब देखिए साथियों आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे कि क्यू जो है ना ये OM के पड़ोसी हैं, ठीक है। L और N P के पड़ोसी हैं, ठीक है। यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा Q का निकटतम पड़ोसी होगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहां पर करना है। देखिए अब हम रिस्क लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि Q और O M के पड़ोसी हैं। देखिए Q और O M के पड़ोसी ऐसा तभी हो सकता है जब साथों M बीच में आया और फिर ये आजू बाजू आए, Q और O आजू बाजू आए। तो ऐसा हम कर लेते हैं, मान लेते हैं साथों M को हम यहां पर रख लेते हैं और Q इधर आ जाए और साथों O इधर आ जाए। अच्छा, हो ये भी सकता था कि Q इधर आता O इधर आता, हो ये भी सकता था, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा यहां पर तो कोई है नहीं इन तीनों में से, L और N P के पड़ोसी, तो इसको छोड़ दो। इसको देख लो, L का निकटतम पड़ोसी नहीं है O। अच्छा, L का निकटतम पड़ोसी नहीं है O, यानी कि यहां पर साथियों आपका L नहीं आएगा यहां पर, तो L आपका यहां पर आ सकता है और साथियों यहां पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहने के L और N P के पड़ोसी हैं। अच्छा भाई, L और N P के पड़ोसी हैं, तो एक काम साथियों ये करिए, है ना, या एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, क्या, मैं आपको बता देता हूं। यहां से आप एक को हटा लीजिए और यहां इधर को एक आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि इन तीन को एक साथ बैठा देते हैं। तो कहने के L और N P के पड़ोसी, यानी कि अब यहां पर P बीच में आएगा, तो यहां पर साथियों P हमने बीच में कर लिया और L और P अब यहां पर आ जाएगा, L और P यहां पर आ जाएगा। मान लेते L और P यहां पर लिखते, लेकिन यहां पर कहा जा रहा था कि L का निकटतम पड़ोसी नहीं है O, यानी कि L O के आसपास नहीं आएगा, लेकिन मैंने आसपास बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया। यानी कि कहने का मतलब है अब P इधर बनेगा, P इधर बनेगा और L, सॉरी P थोड़ी ना, एक सेकेंड, कौन कौन थे, तीन देखिए जरा कौन कौन थे, ये P बीच में बन गया, है ना, और L O के पास नहीं आएगा तो L सा तो यहां पर आएगा, बचा N, N आपका यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे 6 लोग आपके बैठेंगे। तो कहने के Q का निकटतम पड़ोसी कौन है आपसे पूछा जा रहा है। Q की अगर बात करें, Q का निकटतम पड़ोसी M है, तो M आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है।
कहने के साथियों 3 से 5 हुआ है तो कितना बड़ा है, जरा 2 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर साथियों कितना बड़ा है, 4 बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों जाहिर सी बात है 5 बढ़ेगा, है ना, 5 बढ़ेगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या 16 ऑप्शन में, 16 आपका ऑप्शन में है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी के सभी मैथ्स के क्वेश्चन को भी आप लोग करिएगा, है ना। मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर बचत, व्यय और आय पर आधारित सवाल है। ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आय क्या होती है, आय बराबर होता है व्यय प्लस खर्च, सॉरी व्यय को ही खर्च कहते हैं, यानी कि व्यय प्लस बचत, यानी कि जितना आपने खर्च किया, जितना आपने बचाया, उनका योग होता है साथियों आय। अब यहाँ पर 3 चीजों पर आधारित सवाल है। कह रहे कि मानव का व्यय जो है ना उसकी बचत से 200% अधिक है ना, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव का व्यय जो है ना, यानी कि खर्च जो है ना, उसकी बचत से 200% अधिक है। तो अगर हम साथियों यहाँ पर बचत मान लेते हैं 100% है, तो उसका व्यय कितना है साथियों, उसका व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यानी कि 300 हो जाएगा। अरे भाई 100 से अगर 200% अधिक करोगे तो 300 हो जाएगा। यह काम करिए, इसको 10-10 में कर लीजिए, है ना। जैसे कि अगर हम मान ले, है ना, एक सेकेंड, अगर हम साथियों ये मान ले कि उसकी बचत 10 है तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, इससे 200% अधिक हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का योगफल ही तो होता है साथियों, क्या, इन दोनों का योगफल ही तो होता है आय, यानी कि आय कितनी हो जाएगी, 30 + 10 40 आय होगी, है ना। 40 क्या हो जाएगी साथियों, आय हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कह रहे थे उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। जब अगर 40 में 18% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये आप ऐसे कर सकते हो, 40 का 118% साथियों यहाँ पर निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 5 से इसको कट करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, पॉइंट लग के 5 6 30 आ जाएगा। अब 23.5 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 2 से करा लीजिए। चलिए इससे करा लेते साथियों, 1 नंबर के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, है ना। तो इतना हो गया 6 और 1 7, 2 दूना 4 आ गया, तो 47.5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी आय में जो कि 40 थी 18% की वृद्धि करोगे तो 47.2 उसकी वृद्धि हो जाएगी। और बचत में कह रहे कि 64% की वृद्धि की गई है, यानी कि जब इसमें 64% की वृद्धि करोगे तो ये पता कितना हो जाएगा, तो ये साथियों 16.4 हो जाएगा, 16.4 हो गया, है ना। तो अब वह तो बहुत आराम से साथियों निकाल सकते हो। अब इनका और इनका डिफरेंस कर दो, आपका वह निकल आएगा। तो 47.2 में से 16.4 घटाइए जरा, ये 12 हो जाएगा, 8 जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, ये साथियों यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि उसका व्यय कितना हो जाएगा, उसका व्यय 30.8 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि उसके व्यय में कितनी बढ़ोतरी हुई, उसके व्यय में सिर्फ 0.8 की बढ़ोतरी हुई। तो इसको साथियों प्रतिशत में आपको बदलना है, तो साथियों क्या यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, है ना, 30 यहाँ पर नीचे, क्योंकि 0.8 की बढ़ोतरी हुई है, किससे, इस नंबर से, तो ये चीज नीचे आएगी। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 8/3 आ गया, इसको कैंसिल, इसको कट करा लीजिए। देखिए 3 आ गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2 सही 2/3 जो होगी वो वृद्धि होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है, ठीक। जब 6 लड़के चले गए, है ना, 6 लड़के चले गए और उसी समय 9 लड़कियां क्लब में शामिल हो गई, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है, कितना, 14:13 हो जाता है। तो क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या मुझे बताइए। चलिए, यानी कि क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या यानी कि 5x की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए अभी अगर बात करते हैं तो 8x और 5x ये लड़के और लड़कियों का अनुपात है। कहने के इसमें से 6 लड़के गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो 6 को हम घटा देते हैं और इसमें 9 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, तो साथियों 9 हम जोड़ देते हैं और फिर इनका जो अनुपात बनता है वो 14:13 बनता है, यहां पर ये बताया गया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें से x का मान निकाल दीजिए और 5x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगी क्लब में शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी, है ना। देखिए तो कुल मिला के अगर बात करें, 13 8 104 हो जाएगा, 104 x यहाँ पर आ जाएगा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78 यहाँ पर सातों आ जाएगा और 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा और यहाँ पर सातों 14 नीम कितना हो जाएगा, 126 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जरा, बड़ा 104 है, 70 है, तो 104 बड़ा 104 में से 70 इधर आ जाएगा, 70 x से,
है ना, ये भी सातों x है, और बराबर क्या 126 है, ये माइनस का है, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको देखिए कितना घटेगा यहाँ पर से, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यानी कि 34x यहाँ पर हो जाएगा। 34x बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ गया, और साथों यहाँ पर आपका 20 आ गया। तो कुल मिला के x बराबर कितना आ जाएगा, 204/34 यहाँ पर आ जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करिए साथियों, है ना। 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 6 से कट होगा, 6 2 से कट होगा, 6 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 6 आया। आपको किसका मान निकालना है, 5x का निकालना है, यानी कि 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 30 हो जाएगा। लंबे शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 30 थी। अगर 8x की वैल्यू यानी कि लड़कों की संख्या पूछूं तो कितनी होगी, मुझे एक बार कमेंट में आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की जगह पर 580 रुपए में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त करता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति एक वस्तु को 545 में ना बेचकर 580 में बेचता है तो 7% उसको अधिक प्राप्त होते हैं। तो जरा देखिए 545 से 580 होने में कितना बड़ा है, 35 बड़ा है ये, और ये 7% दे रखा है, यानी कि 7% की वैल्यू 35% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब 7% की वैल्यू 35 है तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/7। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 की 100 से कराओगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 500 होगा, और 500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर। इसके बाद साथियों डेटा इंटरप्रिटेशन के साथियों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डीआई के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है, यानी कि कॉपर अगर 11 है तो जिंक 9 होगा। पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें 27 किलो जस्ते की खपत है। यानी कि इसमें देखिए जस्ता कह लो या जिंक कह लो, बात एक ही है। यानी कि इसमें जस्ता जो है ना वो 27 किलो है, जबकि जस्ता इसमें 9x दे रखा है। यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है साथियों, 27 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मिश्रण की खपत क्या होगी, देखिए 11x है ना, 11x प्लस 9x कितना होगा, 20x होगा, यानी कि 20x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब x बराबर 3 है तो 20 गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 60 किलो जो होगा वो साथियों पूरा मिश्रण का वजन हो जाएगा। 60 किलो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चलिए साथियों, तो यहाँ पर आपके अब कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, डीआई के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। कहने कि एक दिन में 5 विभिन्न ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 5 ट्रक हैं, ट्रक ए, ट्रक बी, ट्रक सी, ट्रक डी, ट्रक की। अगर मैं आपसे कहूं ट्रक ए ने कितनी दूरी तय की है तो ट्रक ए ने इतनी दूरी तय की है। 450 और 500 के बीच में क्या आता है साथियों, मुझे बताइए जरा। 475 आता है, यानी कि 475 किलोमीटर की दूरी तय की है ट्रक ए ने। उसी प्रकार बी ने कितनी तय की है, 350 किलोमीटर की, है ना। तो ऐसे इस पर आधारित सवाल है। अब कह रहे हैं साथियों कि ट्रक ए द्वारा तय की गई दूरी का ट्रक डी द्वारा तय की गई दूरी से अनुपात क्या होगा, यानी कि ट्रक ए और ट्रक डी की दूरी बताइए कितनी है। तो ट्रक ए की तो मैंने आपको बताई साथियों 475 है ना, और ट्रक डी की अगर बात करें, ट्रक डी की कितनी है देखिए जरा, 400 और 450 के बीच में क्या आता है, 425 आता है। तो 425 यहाँ पर हो गए, इन दोनों का अनुपात बताना है आपको, है ना। तो 5 से कट करें साथियों, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 एकम 8, 5 सत्ते 35, यानी कि 19:17 ट्रक ए ट्रक डी का अनुपात आ जाएगा दूरी का। 19:17 कहां पर लिखा हुआ है, 19:17 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो, सी है बी है, कोई दिक्कत नहीं है, 19:17 आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए साथियों दूसरा सवाल करके सभी ट्रकों द्वारा मिलकर औसत दूरी कितनी होगी। तो साथियों सभी ट्रकों की आपको दूरी को प्लस करना है, योगफल उनका करना है, और उसके बाद साथियों उनको जोड़कर 5 से भाग दे देना, आपको औसत मालूम पड़ जाएगा। देखिए ए की अगर बात करें तो साथियों ए की दूरी कितनी है, 475 है, ठीक है, 475 हो गई। अगर उसके बाद बी की अगर बात करें तो बी की साथियों 350 है, तो 350 आ गया। और सी की अगर बात करें तो साथियों 550 है, 550 लिख दिया। और उसके बाद डी की बात करें तो डी की कितनी है साथियों, 450, 400 के बीच 425 हो गई, 425 यहाँ पर हो गई। और उसके बाद ई की बात करें तो साथियों 550 कितनी हो जाएगी, 575 हो जाएगी। तो 575 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
575 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इनको जोड़ दीजिए और कितने 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर साथियों आ जाएगा। चलिए तो ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 है, 5 5 10 हो गया है ना, 10 और 5 15 हो गया, 15 का 5 आ गया, हासिल का 1 आ गया, 7 और 1 8, 8 9 10, 10 15, 15 और 5 20, 20 और 7 22 हो गया है, 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 हो गया, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 19, 19 और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 जाएगा 32 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 2 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि 465 जो है वो इसका क्या निकल कर आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। 465 कहाँ पर लिखा हुआ है, 465 है, कितना है, एक सेकंड, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, देखिए जरा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, है ना, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो टोटल में साथियों कुछ दिक्कत होगी, है ना, किसमें होगी, टोटल में यहाँ पर कुछ दिक्कत मुझे लग रही है। देखिए 475, 350, 550, 425 और 575, इसको थोड़ा सा एक बार और हम लोग प्लस करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, तो कुछ दिक्कत हो गई होगी साथियों। देखिए एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम लोग। कह रहे कि 5 5 10 हो गया और ये 5 15 हो गया, 15 का 5 हो गया, है ना, हासिल का 1 लग जाएगा, 7 और 1 8 आ गया, 8 9 10, 10 15, 15 20, 20 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 का 7 आ जाएगा, हासिल का 2 लग जाएगा, 5 और 2 7, 7 11, 11 और ये 16, 16 और ये 19, 19 और 23 आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2375 आ जाएगा, 5 से कर लीजिए, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 3 जाएगा 37 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 475 इनका औसत आएगा। ये 475 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा डीआई का सवाल देखिए, यानी कि यदि ट्रक ए ने दी गई दूरी 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय की हो तो इसे इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि साथियों समय आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल होता है। तो चाल तो यहाँ पर दी गई है 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कितनी हो जाएगी 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकाल लीजिए साथियों, ए की दूरी कितनी, तो ये तो मैं तो आपको बता चुका हूं साथियों, ए की दूरी कितनी। देखिए ए ने कितनी दूरी तय की, ए ने यहाँ पर दूरी की तय की है 475 किलोमीटर। तो 475 किलोमीटर साथियों दूरी की जगह पर आ जाएगा 475 किलोमीटर। अब एक काम करिए साथियों, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसको हटा लीजिए साथियों, ये 10 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि समय आपका कितना निकल कर आ जाएगा साथियों, 10 घंटे का समय आपका निकल कर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों देखिए 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी तो पूछे जाना है। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम आपको बताना है साथियों वायलेंट वर्ड का। तो वायलेंट की अगर हम बात करें, इसका मतलब साथियों क्या होता है, हिंसक, इसको हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं साथियों, इसको हिंसक कहते हैं। जिसका मतलब हिंसक ना हो वो आपको बताना है। देखिए डिलीशियस की अगर बात करें, डिलीशियस का मतलब क्या होता है साथियों, स्वादिष्ट होता है, तो ये तो इसका एंटोनिम होगा नहीं। माइटी का अगर हम बात करें साथियों, शक्तिमान इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, शक्तिमान इसको हिंदी में कहा जाता है। अर्जेंट की अगर बात करें, बहुत जल्दी, है ना, बहुत जरूरी, ऐसे करके कहते हैं। जेंटल की अगर बात करें तो जेंटल का मतलब होता है साथियों सज्जन। अब देखिए कोई व्यक्ति हिंसक है और कोई व्यक्ति सज्जन है तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही तो हो जाएंगे। तो एंटोनिम आपका वायलेंट का क्या बनेगा, जेंटल बनेगा, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए फिर आपको सिनोनिम बताना है किस वर्ड का, एग्रीगेट वर्ड का, है ना। एग्रीगेट की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सभी, है ना, इसको समस्त भी कह सकते हैं, सभी, संपूर्ण एक तरीके से कहेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स मतलब तो साथियों बिखेरना होता है। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिखेरना, तो ये तो होगा नहीं। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब भी वही साथियों संपूर्ण होता है। तो समस्त कह लो या संपूर्ण कह लो, यानी कि एग्रीगेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब आपको इस ईडियम का मतलब बताना है क्या होता है ना। कह रहे कि ऑन क्लाउड, है ना, ऑन क्लाउड 9, ये सिर्फ इतना है, ये पता नहीं क्या आ गया, ईडियम अलाइंड ऐसा करके कुछ नहीं। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, तो बहुत खुश होना इसका मतलब होता है। क्या इसका मतलब होता है साथियों, बहुत
खुश होना इसका मतलब होता है ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना। किसका मतलब होता है बहुत खुश होना? मैं कहूंगा वेरी हैप्पी का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको बताने की वुमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली, यानी कि एक ऐसी महिला जो पूरी फैमिली के हेड है उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों कुल माता कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है? कुल माता। और इंग्लिश में उनको क्या कहा जाता है? मैट्रियार्क कहा जाता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको इरेक्ट का सिनोनिम बताना है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा करना। क्या साथियों? इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा करना, है ना। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से मुझे बताइए। चलिए, टॉपल हो जाएगा, टॉपल नहीं होगा, लोअर भी नहीं होगा, रेज भी होगा, रेज हो जाएगा, रेज हो जाएगा। रेज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अब यहां से साथियों कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लगभग 15 सवाल मैंने लिए हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो साथियों किसको दिया गया है? इंग्लैंड देश को दिया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो अपना देश भारत बना है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य साथियों बिहार बन गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। तो साथियों किसने इस्तीफा दिया है? तो गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ली है? तो यहाँ पर आपका जवाब त्रिपुरा हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रामचंद्र राव बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? तो साथियों रूस देश से मिली है, या USA या फ्रांस से। यहां पर अगर बात करें साथियों आपका जवाब क्या हो सकता है, एक बार मुझे बताइए। तो USA आपका जवाब हो जाएगा। USA आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों अमेरिका देश यूनेस्को से बाहर हुआ, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किसकी बात चल रही है साथियों? तमिलनाडु राज्य की बात चल रही है। तमिलनाडु राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। तो गति बचत खाता साथियों फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, यानी कि SBI को दिया गया है। किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है? तो ये कहां पर हुई है साथियों? ये केरल में हुई है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दी है, यानी कि भूमि अधिकार दिया है? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये काम साथियों उत्तराखंड में किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पता किसको नियुक्त किया गया? दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि कहां फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित की गई है? तो कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित की गई है। अगला सवाल साथियों, ये आपने देखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सभी विषयों के मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराए। तो इस वीडियो को तैयार करने में, PPT को तैयार करने में कुछ मेहनत लगती है। अगर वो मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने मित्रों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।